हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी, ये हमारा पहला हेड है। इस पर इस एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड हमने एमसीक्यू कर लिए हैं इनकम टैक्स पे। ठीक, आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यू कैन चेक नाउ। उसमें जो सबसे पहले चीज है ना कि जो हम सैलरी का देख रहे हैं, जैसे कि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इससे संबंधित प्रश्नों की बात कर ली है हमने। ठीक, वैसे ये पहला हेड है सैलरी, दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी का, तीसरा हेड है बिजनेस और प्रोफेशन का, चौथा हेड है कैपिटल गेन का, पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। क्वेश्चन पूछा जाता है पहला हेड कौन सा है, तीसरा हेड कौन सा है, चौथा हेड कौन सा है, पांचवा हेड कौन सा है और लास्ट हेड कौन सा है, फर्स्ट हेड कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड टोटल हेड कितने हैं, 5। इस तरीके से सेक्शन की बात करें तो सैलरी का हेड जो सेक्शन है 15 से 17 तक। अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो 22 से 27 तक। ठीक है, इसी तरीके से हम बिजनेस और प्रोफेशन का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 से 44। ठीक, कितना हो जाएगा, 28 से 44 बिजनेस और प्रोफेशन। और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो कैपिटल गेन का अगर हम बात करेंगे तो 45 से 44 कितना हो जाएगा, 45 से 55 हो जाएगा, 45 से 55 हो जाएगा। और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करेंगे तो 56 से 59 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि 1 तक। ठीक, तो इस तरीके से देखा कि जो हमारे 5 हेड्स हैं। ठीक, 5 हेड्स कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ठीक, और उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, इसका हमने 15 से 17 सेक्शन बता दिया। इनका हमने 22 से कितना बता दिया, 22 से 28 की 22 से 27 क्या था, 22 से 27। ठीक, इसका 22 से 27 का 28 से 22 से 27 ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी। 28 से 44 पीजीबीपी, कैपिटल गेन 45 से 55 ये हो गया, अदर सोर्सेज 56 से 59 ये हो गया। तो ये सेक्शन थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, हेड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया। ये चीज की सैलरी का क्या प्रोसीजर, जैसे बेसिक सैलरी, उसमें अलाउंस ऐड होते हैं, परक्विजिट ऐड होती है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है। ये सारी चीजें मिल करके हमें ग्रॉस सैलरी देती है। क्या देती है, ग्रॉस सैलरी देती है। और उससे फिर जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन का सेक्शन 16 है। चार्जेबिलिटी सेक्शन जो है हमारा, वो हमारा 15 हो जाएगा। ठीक, और 17 हमारा मीनिंग सेक्शन हो जाएगा। ठीक, जिसमें हम इन सब की मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस तरीके से उसके बाद ये 16 का डिडक्शन, जैसे इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 तक, इंटरटेनमेंट अलाउंस है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर आपको प्रोफेशनल टैक्स के नाम से मिलेगा। ठीक, उसके बाद जो हमारी पास अमाउंट आएगी वो हमारी हो जाएगी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी। अब इसी लगे हाथ हम डिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, डिडक्शन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जिसका सेक्शन है 16 सब सेक्शन, लिख के बता देती हूँ, 16 सब सेक्शन आई, ठीक, आई ए। ठीक, उसके बाद जब आपसे कहेगा 16 सब सेक्शन आई 2 बार आई तो हमारा वो वो इंटरटेनमेंट अलाउंस हो जाएगा। जब आपसे कहेगा 16 3 आई तो वो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स। तो 3 प्रकार के डिडक्शन होते हैं अंडर द हेड ऑफ सैलरी। उनका सेक्शन आपके सामने है। पहले का सेक्शन हमने बताया, पहले का सेक्शन है सेक्शन 16 सभी का है, 16 आई ए, 16 2 आई, 16 3 आई। तो ये सेक्शन हो गया। अब थोड़ा देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें कितने तक अलाउ है, 50,000 तक अलाउ है। फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि इन केस आप पहले तो सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि ये अदर एम्प्लॉयज को तो मिलता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स मिलता है, मतलब वो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है मिलता है। इसको क्या, इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो अदर एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। बट क्या उसके केसेस है, कब कितने तक मिलता है, एक
स्पेसिफिक टर्म तक मिलता है। ठीक है, तो इसमें जैसे है कि अमाउंट जितना रिसीव हुआ अलाउंस वो, और 1/5 सैलरी वो, और 5,000, इन तीनों में से जो कम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा वही आपका डिडक्टेबल होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, समझ गया। ठीक, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है इंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट कंपनी। तो इसको देखो 400 इंटरटेनमेंट पर मंथ के हिसाब से मिलता है, तो 400 पर मंथ के हिसाब से 4800 हो गया। ठीक, 4800 हो गया, और उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 60,000 है, तो मतलब ये हो गया 12,000 हो गया, और उसके बाद 5,000, इन तीनों में जो कम कौन सा है, 5,000, तो यही क्या होगी, डिडक्टेबल। देखो ये 5,000 और 12,000 और 4800, तो कौन कम है, 4800 कम है, 5,000 ज्यादा है, 4800 कम है, तो क्या टैक्स डिडक्टेबल हो जाएगा, 4800। ठीक, इंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में बात करते हैं, तो एनी सम पेड बाय एसएससी ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशन लेवाइड बाय अंडर एनी लॉ इज अलाउड एज अ डिडक्शन। ये सारे हमने डिडक्शन की बात कर ली है। ओके, अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाउंस इज एग्जम्प्ट। इससे देखो कौन कौन से फुली जो है वो टैक्सेबल है, कौन कौन से अलाउंस जो है वो एग्जेम्प्टेड है स्पेसिफिक टर्म तक, और दूसरी बात कौन कौन से जो अलाउंस हैं वो पूरी तरीके से क्या है वो एग्जम्प्ट है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे डीएनएस अलाउंस होगा, ये पे हो गया, मेडिकल अलाउंस होगा, टिफिन अलाउंस होगा, सर्वेंट होगा, नॉन प्रैक्टिसिंग होगा, हील अलाउंस होगा, वार्डनर हो गया, डेपुटेशन होगा, ओवर टाइम, तो ये सब क्या होते हैं, पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं। और जो स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जम्प्ट होते हैं, स्पेसिफिक लिमिट तक ही टैक्सेबल होते हैं, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस, इसका सेक्शन हाउस रेंट का 13, ठीक, सब सेक्शन 1A में, ठीक है, ऐसा कुछ करके इसका सेक्शन है। ठीक है, वो है। और उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जिसका भी हमने देखा। फिर स्पेशल अलाउंस सेक्शन 10 के सब सेक्शन 14 में, तो इसी तरीके से 13 सेक्शन 10 के सब सेक्शन 13A में है, 13A में है, जिस तरीके से ये है स्पेशल अलाउंस का है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखते हैं और कौन से फुली एग्जाम्प्ट है, जैसे कि फॉरेन अलाउंस। अभी इससे फॉरेन अलाउंस के क्वेश्चन आपसे बहुत बनते हैं कि फॉरेन अलाउंस टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट। ठीक, उसके बाद कंपेटेंसी अलाउंस, फिर हाई कोर्ट या जज कोर्ट अगर अलाउंस मिलता है फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक, पर डैम अलाउंस, होटल, बोर्डिंग, तो इस केस में ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं वापिस से, क्वेश्चन हमारा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एग्जाम्प्ट है। अभी हमने बात की है कि फॉरेन अलाउंस जो है एग्जाम्प्ट है। ठीक, इसमें से एजुकेशन अलाउंस इज एग्जाम्प्ट। एजुकेशन अलाउंस जो है वो 2 बच्चों तक है, वो भी कितना, 2 बच्चों तक मिलेगा 200। देखो 2 बच्चे का 200, मतलब कि एक बच्चे का 100, एक बच्चे का 100। ठीक, अगर पूरा साल का बात करें 2 बच्चों को, तो 2 बच्चों के हिसाब से 12 महीने का, मतलब कि एक बच्चे का तो हो जाएगा आपका 1200, या 1200 तो पूरा कितना हो जाएगा, 2400 हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 24 से हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिसीव करता है सैलरी 1,20,000 की, इंटरटेनमेंट अलाउंस से 10,000 का मिलता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और वो 6,000 स्पेंड करता है किसमें, इंटरटेनमेंट, और कितना उसे डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन के लिए क्या था, अभी हमने देख लिया है डिडक्शन का कि 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, और उसके बाद 5,000, और उसके बाद क्या था, एक चीज जितना उसे रिसीव होता है। ठीक, बेसिक उतने जिसने उतने रिसीव होता है वो। ठीक, तो 1/5 ऑफ द सैलरी, ये पहले तो 1,20,000 वही है। हाँ, ठीक, 1/5, और दूसरी बात 5,000, और तीसरी बात इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 चौको 20। ठीक, इस तरीके से
तो अगर इन दोनों में लेसर देखें तो ये 5000 ही हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर 5000 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम, से वही हो गया फॉरेन अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस। मैक्सिमम अमाउंट पूछा तो अमाउंट आपको बता रखता है 5000, और डिडक्शन अलाउंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी से में किस किस का इंश्योरेंस प्रीमियम का, तीन ही डिडक्शन मिलते हैं अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ठीक, न ये और एम्प्लॉयमेंट इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं होता है, अलाउंस होता है। तो ये कंफ्यूजन पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स नहीं होता, अलाउंस होता है। प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स ये होता है। ठीक, ऑप्शन ए, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, वेजेस भी, पेंशन भी, कमीशन ऑन सेल भी, ये सभी चीजें, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। ठीक, रिसीप्ट, परक्विजिट, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ये सारी चीजें आती हैं। डिडक्शन अगर हमें मिलता है इंटरटेनमेंट अलाउंस का, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक, क्रेडिट होता है रिकॉग्नाइज कौन सा इंटरेस्ट, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, तो दैट इज 9.5। ठीक, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज 12 लाख, तो सैलरी 10% ऑफ द सैलरी, कितना होगा 10% ऑफ द सैलरी। अब इसमें बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू ऑफ फैसिलिटी गार्डनर इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, गार्डनर के केस में स्पेसिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बोला गया है कि 1200 है, फॉर एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल वैल्यू होगी। ठीक, फॉर फ्री एजुकेशन चाइल्ड के लिए, तो इसमें 1200 के अलावा बस कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बता दिया और कुछ नहीं, तो वो क्या हो जाएगा 1200 पर मंथ ही हो जाएगा। रिम्बर्स ऑफ मेडिकल बिल, ठीक, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये भी नील हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस जो है एग्जाम्प्ट होगा सर्टेन लिमिट तक। ठीक, HRA, ठीक, इससे पहले थोड़ा सा ये दो क्वेश्चन HRA इससे बात कर, देखो ये हमारा HRA, ठीक, ये हमारा HRA है, और यहाँ पे क्या बात कही गई हाउस रेंट अलाउंस के बारे में कि एम्प्लॉय हु इज रेसिडेंट इन, जो कि क्या है रेसिडाइजिंग, ठीक, अपने ही घर में रह रहा है या फिर ऐसे घर में रह रहा है जिसे रेंट पे नहीं कर रहा, तो उस केस में इंटायर जो HRA मिलेगा वो तो पूरी की पूरी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक, पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि एम्प्लॉय हु इज पेइंग रेंट, जो कि वो रेंट पे कर रहा, तो उस केस में किस तरीके से उसको जो है वो HRA अलाउंस में मिलेगा, कितना एग्जाम्प्ट होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो होगा वही एग्जाम्प्ट होगा। जैसे कि जितना रेंट पेड किया और माइनस 10% सैलरी, वो पहला पॉइंट। और दूसरा 40% ऑफ द सैलरी, और उसी में है कि अगर 50% इन केस अगर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में रहता है तो 50% उसकी सैलरी का, और HRA जितना रिसीव हुआ, इन तीनों में से जो कम होगा वही एग्जाम्प्ट होगा। तो ये HRA का खेल होता है कि अगर ऐसे केस में है तो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आप इस केस में हैं तो एक लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में एग्जाम्प्ट होगा, जितना आप रेंट पे किया है और आपकी जितनी बेसिक सैलरी है उसमें में से माइनस कर दीजिए वो। अगर इसमें है कि जैसे ये सिचुएशन बनती है कि हमने रेंट इतना पे किया है, हमारा 10% ऑफ बेसिक सैलरी आता है, कुछ समझाते हैं, हमने रेंट पे किया है 1500 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी 1800 आता है, तो इस तरीके से ये तो कम ही आपने पे किया ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो है नील बताएंगे। ठीक, नील बताएंगे, कम ही पे किया तो इसको थोड़ी ना लिखेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर जो है आंसर जो है आपका नील जाएगा। ठीक है, और तो फिर चलिए बैक होते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा था ना, हाउस रेंट अलाउंस एग्जाम्प्टेड टू सर्टेन लिमिट था, वो सर्टेन लिमिट क्या है वो भी हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एम्प्लॉय अगर रिजाइड कर रहा है आगरा में है, तो हमने कहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है तो उस केस में 50%, अगर अदर प्लेस पे है तो 40%। ये यहाँ पे कितना हो गया 40%। नेक्स्ट अब यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन है एजुकेशन के लिए 80 पर मंथ है, वो भी 3 एजुकेशन के लिए, तो आपको बताओ कितना एग्जाम्प्ट होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग 2 बच्चों का एग्जाम्प्ट होगा। ठीक, 2 बच्चों का एग्जाम्प्ट होगा मतलब एक बच्चे का 80 है, और तो 2 बच्चे का कितना हो जाएगा, 2 बच्चे का हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक, 2 बच्चे का कितना हो जाएगा 160
60 हो जाएगा। 160 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप करिए, तो कितना हो जाएगा 1920। तो 1920 जो है एग्जाम्प्ट होगा, तीसरे साल का एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर ये हो गया। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, वो 3 चाइल्ड का बोला है लेकिन हॉस्टल अलाउंस बोला है। हॉस्टल अलाउंस में यहाँ पर ऐसे बोला कि अमाउंट यहाँ पर 300 होता है, यहाँ पर 100 होता है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो 3 बच्चों का यहाँ भी है, 3 बच्चों का वहाँ भी, तो हमें वैसे ही करना है। हमें क्या करना है, हमें 400 करना है। ठीक, 400 करना है 2-2 बच्चों का और मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। ठीक, पर मंथ के हिसाब से 4800 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आंसर जो है वो सी राइट हो जाएगा। ये इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट अलाउंस का है, तो इसमें क्या है, रूल होता है, रूल कुछ इस तरीके से होता है कि 70% ऑफ द अलाउंस जो मिला है वो, ठीक है, और 10,000 पर मंथ। तो देखो 10,000 पर मंथ 1,20,000 हो जाएगा, और वैसे भी 70% 1,20,000 का आप 70% निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो अलाउंस मिला वो पर मंथ में है। पर मंथ मतलब कि उसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 ये भी हो जाएगा। अब 1,20,000 ये हो गया तो हमारा कितना हाउस रेंट अलाउंस हमको मिल रहा है, 1,20,000 मिल रहा है। ठीक, कितना मिल रहा है, 1,20,000। अब 1,20,000 का 70%, तो देखो 1,20,000 का 70% जो है वो हमारा आ गया है 84,000। ठीक, 84,000। और वैसे भी और क्या था, दूसरा था, ये पहला होगा, दूसरा था और 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ के हिसाब से 120,000 हो जाएगा। इन दोनों में जो लेसर होगा, दैट मीन्स कि इन दोनों में से जो लेसर होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। अब लेस कौन है, वो कम कौन है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है 84,000। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 84,000 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। इसमें जैसे टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में। ठीक, देखो कार जो है वो ओन्ड है और हायर है एम्प्लॉयर के द्वारा, और जो प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को। इस केस में 2 चीजें होती हैं कि एक तो ऑफिशियल यूज के लिए किया गया है, अगर डॉक्यूमेंट मेंटेन है तो वो नील हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा पर्सनल यूज किया जाता है तो जितना भी मतलब कि रेमुनरेशन मिल रहा है ड्राइवर को वो, और जो 10% होगी आपका एक्चुअल कॉस्ट कार का, उन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। 900 मतलब ऐसे बता रही हूँ, और 10% एक्चुअल कॉस्ट जो है वो इसमें प्लस हो जाएगा। इस केस में ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है जब मिक्स यूज के लिए, ना प्राइवेट यूज के लिए हो रहा हो ना पर्सनल यूज के लिए, मिक्स यूज के लिए हो रहा हो, तब भी एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, क्या, ये कि अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा बॉन्ड किए जाते हैं या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा बॉन्ड किए जाते हैं। आगे देखते हैं कि जब क्या होता है जब एम्प्लॉयर बॉन्ड करता है, ठीक, क्या होता है जब एम्प्लॉय बॉन्ड करता है खर्चों को। ठीक, तो पहला केस ये है कि जब एम्प्लॉयर जो है खर्चे उठाता है तो स्मॉल कार, जब भी हम स्मॉल कार की बात करेंगे तो 1 लीटर अप टू इसकी बात करेंगे। अगर लार्ज कार की बात करेंगे तो मतलब कि क्या हो जाएगा, इससे एक्सीडिंग, मतलब 1.6 लीटर से ज्यादा, ठीक, एक्सीड तक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 लीटर। ठीक, इससे ज्यादा तो वो लार्ज कार। और फिर इसमें अगर खर्चे एम्प्लॉयर उठा रहा है, स्मॉल कार है तो वहां पर 1800 पर मंथ। ठीक, और लार्ज कार है, खर्चे अगर एम्प्लॉयर उठा रहा है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है, तो वहां पर 2400 पर मंथ के हिसाब से। और इन दोनों की केस में ड्राइवर को जो कितना मिलेगा, 900 पर मंथ। ठीक है, और इधर रनिंग एंड मेंटेनेंस की बात, जब एम्प्लॉय है, गाड़ी है एम्प्लॉयर की, जहाँ काम कर रहे हैं उसकी है, या उसने हायर करी है, हमें दी है गाड़ी चलाने के लिए। अगर स्मॉल कार है, जब भी स्मॉल कार की बात होगी 1 लीटर अप टू तक, अगर इससे एक्सीड करेगा वो लार्ज कार हो जाएगी। 900 इस केस में 600 मिलेगा स्मॉल कार्स के, लेकिन अगर लार्ज कार्स होगी तो वहां पर 900। दोनों की केस में यहाँ पर भी ड्राइवर को 900 ही दिया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें थी कि जब गाड़ी जो है वो एम्प्लॉयर की है, खर्चे जब एम्प्लॉय उठा रहा है या एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो उस केस में स्मॉल कार्स में कितना रुपीस दिया जा रहा है, ठीक, कितना नहीं दिया जा रहा, उस चीज को हमने यहाँ पर देखा। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि
मोर देन, क्या बोला गया है कि मोर देन वन कार अगर प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय को फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज के लिए, तो जो ओनली वन कार, केवल एक कार दोनों के लिए यूज के लिए मानी जाएगी, और जितनी भी और कार है उनको पर्सनल यूज के लिए मान लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा ये तो समझ में आ गया ना कि कार ओन्ड एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर के द्वारा, गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर की ही है। ठीक, वो अलग बात है कि खर्चे किस किस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। ये लार्ज कार स्मॉल कार से क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कार जो है एम्प्लॉय की है और खर्चे जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो अगर ऑफिशियल के में है तो पूरा का पूरा नील हो जाएगा, अगर पर्सनल यूज के है तो अमाउंट रिम्बर्स हो जाएगी, मिक्स यूज के लिए है तो माइनस में अमाउंट सारी रिम्बर्स हो रही है। ठीक, अमाउंट जो है वो सारी रिम्बर्स हो रही है। 1.6 लीटर अप टू स्मॉल कार, अबव होगी तो वो लार्ज कार हो जाएगी। ये था पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन कि मोटर कार का किस तरीके से वैल्यूएशन होता है। तो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको किया, और साथ ही हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी किया, और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, और बहुत सारे वीडियो में हमने इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब जो वीडियो को अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।